हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग मनी एंड बैंकिंग के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़े ही अच्छे एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे आज आपके पास में आए हैं, जिसके बारे में कंप्लीटली मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताने वाली हूँ और एमसीक्यूज की तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस होने ही होने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बताता है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी थी? यानी कि मनी क्रिएट्स इटसेल्फ, ये डेफिनेशन आपके पास में किसने दी थी? अगर मैं आपके पास आंसर की बात करूं तो डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं आपके पास में क्राउथर। इनका नेम था आपके पास में जियोफ्री क्राउथर। इन जियोफ्री क्राउथर जी ने अपनी जो बुक है एन आउटलाइन ऑफ मनी, इनकी बुक थी एन आउटलाइन ऑफ मनी। इस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि मनी स्वयं का निर्माण खुद खुद करती है, यानी कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है आपका। अब मनी क्रिएट्स इट सेल्फ का मतलब ये है कि ये जो मनी है ना, ये एक्चुअली में बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। बैंकिंग सिस्टम में जो आपके पास में क्रेडिट का सिस्टम चलता है, क्रेडिट थियरी ऑफ मनी, ठीक है, क्रेडिट थियरी ऑफ मनी, इससे ये संबंधित डेफिनेशन है आपकी। क्रेडिट थियरी ऑफ मनी का मतलब क्या है? जैसे बैंक्स होते हैं ना, मैं आपको अगर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है। हम लोग बैंक में जाएंगे, बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे और बैंक वाले क्या करते हैं, आगे उसी पैसे को लोन देते हैं, लोगों को लोन देंगे। इसका मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, अब मैं हूं, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया, तो बैंक के पास पहले तो वो 1 लाख नहीं था ना, फिलहाल की हम बात करें तो अब आगे जो दूसरा व्यक्ति है उसने लोन लोन लिया, ठीक है, एक व्यक्ति और है उसने लोन लिया। अब बैंक क्या करेगा, जो 1 लाख मैंने बैंक में जमा किया उसी 1 लाख को वो आगे लोन के रूप में दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मनी की वजह से ही मनी का निर्माण हुआ, मतलब कि एक व्यक्ति के पैसे की वजह से दूसरे व्यक्ति के लिए पैसा बन गया। तो इसी को हम कहते हैं मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, इट मीन्स मनी क्रिएट्स इटसेल्फ। और ये जो डेफिनेशन है क्राउथर के द्वारा दी गई थी, बुक थी आपके पास एन आउटलाइन ऑफ मनी। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कहने का क्या मतलब है। मनी से संबंधित ये डेफिनेशन है आपकी और क्रेडिट थियरी से संबंधित है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड डेफिनेशन है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? लॉ ऑफ ग्रेशम इज रिलेटेड विद, किससे संबंधित है? कंजप्शन एंड डिमांड से संबंधित है, सप्लाई एंड डिमांड से संबंधित है, सर्कुलेशन ऑफ मनी से संबंधित है, या डेफिसिट इकोनॉमी से संबंधित है? अगर मैं आप सभी को इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास में मुद्रा के प्रचलन या फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी से संबंधित होता है आपके पास में ग्रेशम का नियम, ठीक है। अब अगर मैं आप सभी को डायरेक्टली बताऊं कि जो ये लॉ ऑफ ग्रेशम है ये क्या बताता है, ये बताता है आपके पास में कि बैड मनी डेराइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द मार्केट, यानी कि बुरी जो मुद्रा होगी, यानी कि घटिया क्वालिटी की जो मुद्रा होगी वो अच्छी क्वालिटी वाली मुद्रा को इकोनॉमी से बाहर कर देती है। कैसे कर देती है, मतलब कि मान लो आपके पास इकोनॉमी में दो मुद्राएं प्रचलित है, ठीक है। दो मुद्राओं का मतलब है कि मान लीजिए एक साइड में सोने का सिक्का है और दूसरी साइड में आपके पास में जो नॉर्मल सिक्के, जैसे हमारे आजकल के सिक्के हैं, ठीक है, नॉर्मल सिक्का है जिसका कि आपके पास में अपने आप में कोई इंट्रिसिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इंट्रिसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो अपने आप में वैल्यू रखते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ मैं कि इंट्रिसिक वैल्यू आपकी क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास में एक साइड में सोने का सिक्का होगा और एक साइड में आम मुद्रा होगी, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि ये जो अच्छे वाली मुद्रा है ना, यानी कि अच्छी मुद्रा तो सोने का सिक्का है जिसकी अपनी अपने आप में भी वैल्यू है, इंट्रिसिक वैल्यू जिसकी है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि सोने के सिक्के को अपने पास सेव रख देते हैं, ठीक है, यानी कि अपने पास रखेंगे ताकि उनको भविष्य में काम आ सके। और इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में सर्कुलेशन में कौन सी मुद्रा चलेगी, आपकी जो घटिया क्वालिटी की मुद्रा होगी। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेशम, कि आपका बैड मनी डिराइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द मार्केट, यानी कि घटिया क्वालिटी की मुद्रा ने अच्छी क्वालिटी की मुद्रा को मार्केट से बाहर कर दिया, यानी कि लोगों ने अब क्या कर दिया कि इस मुद्रा को सेव करना स्टार्ट कर दिया। अब इकोनॉमी में कौन सी मुद्रा बच गई, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में घटिया क्वालिटी की मुद्रा बच गई। यही है आपका लॉ ऑफ ग्रेशम, ग्रेशम का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है ये आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है आपका मूल्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी है आपका मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी है मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड ऑप्शन नंबर डी है मूल्य का स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पूछा गया है कि मनी का फंक्शन कौन सा नहीं है। अब देखिए पहले मैं आपको ये चीजें बता दूं कि मनी है ना आपके पास में, मनी का क्या क्या काम होता है आपका, ठीक है। अब देखिए मनी हमारे पास में बहुत तरीके से काम आता है, जैसे कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वस्तु का लेन देन हमने करना है तो इसका मतलब हमको मनी होना चाहिए। उसके बाद में आपका मेजर ऑफ वैल्यू, किसी वस्तु का कितना मूल्य है, कितनी वैल्यू है, वो भी हम किससे करते हैं डिसाइड, आपके मुद्रा के द्वारा। हम बोलते हैं ना कि ये वस्तु 100 रुपए की है, ये 200 रुपए की है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया, जब हमारे पास में मनी हुआ, ठीक है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी या फिर मेजर ऑफ वैल्यू तो डेफिनेटली होगा। और आपके पास में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी आपके पास में होगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है आपका, कि आपके पास में जो वैल्यू होगी उसको हमने एक तरीके से हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है आपका, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है आपके पास में कि मुद्रा को हमने, मूल्य को हमने हस्तांतरित कर दिया, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, ठीक है। तो इसका मतलब एक वस्तु को ना दे के दूसरी वस्तु को हमने दे दिया, इट मीन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि स्टोरेज कर सकते हैं हम, स्टोर कर सकते हैं पैसे को, ठीक है ना। स्टोर किया जा सकता है ना आपका पैसा, तो इट मीन्स इसके जैसे हम बैंक्स में स्टोर करते हैं तो इट मीन्स हम पैसे को रख सकते हैं अपने पास, स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद में आपका जो लास्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू। मुद्रा का कार्य स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू का नहीं होता है। मुद्रा के मुख्य 4 प्रकार के हम फंक्शन देखते हैं, कौन कौन से, एक है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, एक है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, एक है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक है स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा, सही आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे मुद्रा का जो कार्य नहीं है वो है मुद्रा का स्थिरीकरण या फिर मूल्य का स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है, यानी कि व्हाट इज द फॉरेन करेंसी कॉल्ड दैट हैज अ टेंडेंसी टू मूव आउट क्विकली, कि ऐसी मुद्रा जिसमें क्विकली जो है मूव आउट होने की टेंडेंसी होती है उसको कहा जाता है आपके पास में हॉट मनी, ठीक है। हॉट मनी आपके पास में क्या होता है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जो कि अल्पकालीन लाभ की खोज में एक देश से दूसरे देश में तेजी से चले जाती है, यानी कि जहां पे आपको फायदा दिखा वहीं पे आप जो है एकदम से मनी आपका ट्रांसफर हो गया, तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, आपका हॉट मनी कहलाएगा। अब देखिए फायदे का मतलब क्या है, फायदे का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वहीं पे आप अपनी आपकी जो मनी है वो चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपकी हॉट मनी कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब जैसे ही दूसरे देशों में फायदा मिलेगा आपको कि ब्याज दर बढ़ गई है, वैसे ही आप अपनी मनी को वहां पे सेव कर देंगे ताकि आपको ज्यादा ब्याज मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवाला क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हवाला क्या होता है। पहला है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। दूसरा है कर वंचन यानी कि टैक्स इवेजन। तीसरा है शेयर बाजार में अवैध लेन देन। एंड चौथा है आपके पास में किसी विषय का पूर्ण विवरण, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। अब देखिए हवाला का सबसे पहले आपको मैं मतलब समझा देती हूँ। हवाला का मतलब होता है कि जब हम विदेशी मुद्रा का विनिमय करते हैं अवैध तरीके से, अवैध इन द सेंस कि हमने ट्रांजेक्शन करनी है मनी की, उसको हम प्रॉपर बैंकिंग चैनल से नहीं करेंगे। अब देखो वैसे क्या होता है आपके पास में बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इकोनॉमी में ब्लैक मनी को छुपाने के लिए या फिर टैक्स को कम देने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, टैक्स चोरी के लिए लोग क्या करते हैं, इस हवाला का इस्तेमाल करते हैं। हवाला का मतलब है इसमें जो है आपका एक दलाल के थ्रू, यानी कि एक जो दलाल होगा उस एक दलाल के थ्रू आपका जो पैसा है एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। मतलब कि एक दलाल है, उसका जो नेटवर्क होगा चारों तरफ फैला होगा। अब हम क्या करेंगे कि जहां पे हमने अपनी मनी को भेजना है बैंक के थ्रू नहीं भेजेंगे बल्कि उस दलाल के थ्रू भेजेंगे। और वो दलाल क्या है, सीधा बैंक के थ्रू नहीं भेजेगा पैसे को, अपने नेटवर्क के थ्रू भेजेगा, जिससे क्या होगा आपके पास बैंकिंग सिस्टम में पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके पास में कितना मनी है। और आपका जो पैसा है वो एज अ ब्लैक मनी रह जाएगा और आपके पास में आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही गलत सिस्टम है आपका। तो यहाँ पे आपके पास, आप सभी जानते हैं कि टैक्स देना आपके पास में अच्छी बात है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको करनी है तो टैक्स पे तो करना ही करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में हम अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हवाला का मतलब है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, यानी कि इलीगल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। अब अभी मैंने आपको सॉफ्ट करेंसी बताया था आई थिंक,
चलिए ओके, सॉफ्ट करेंसी का आई थिंक अभी क्वेश्चन नहीं आया है, वो हमारे पास में हॉट मनी था, ठीक है। ये हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी आपका क्या होता है? अब देखिए, जब हम हार्ड करेंसी की बात करते हैं बेटा, तो हार्ड करेंसी होता है कि ऐसी करेंसी जिसकी आपूर्ति या फिर सप्लाई मांग से कम होती है, ठीक है। मतलब कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड, यानी कि डिमांड आपकी ज्यादा है और सप्लाई आपकी कम है, ठीक है, हार्ड करेंसी। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे आपके पास यूएस डॉलर है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां की जो करेंसीज होती है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए उनकी डिमांड ज्यादा रहती है, मतलब कि हर हर दूसरा व्यक्ति चाहता है उसके पास डॉलर हो, ठीक है। इसका मतलब डिमांड उसकी ज्यादा होगी लेकिन सप्लाई इकोनॉमी में कम होती है, उसी को कहा जाता है आपका हार्ड करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर में देखें तो यहाँ पे वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से कम हो, ठीक है, यानी कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड, वही आपकी क्या कहलाएगी? हार्ड करेंसी कहलाएगी, ठीक है। सप्लाई आपकी कम है और डिमांड आपकी इकोनॉमी में ज्यादा है। अब देखिए, सॉफ्ट करेंसी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, तो आई थिंक मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे कि सॉफ्ट करेंसी क्या होगा, ऊपर वाले का ऑपोजिट, यानी कि डिमांड आपके पास में कम है और सप्लाई आपके पास में ज्यादा है। ऐसी करेंसी जो इकोनॉमी में खुली घूमती है, यानी कि आपके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है लेकिन डिमांड उसकी है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? वो आपकी सॉफ्ट करेंसी कहलाएगी। और सॉफ्ट करेंसी अगर आपके पास यहाँ आंसर हम देखें तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से अधिक होती है, करेंसी विद सप्लाई मोर देन डिमांड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट होते हैं। वह मुद्रा जिसमें भुगतान करने पर लेन देन कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता, सॉरी, लेनदार कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता, क्या कहलाती है? यानी कि व्हाट इज द करेंसी कॉल्ड विच अ क्रेडिटर इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज पेमेंट, ठीक है। क्रेडिटर जो है लीगली बाउंड होता है टू एक्सेप्ट एज अ पेमेंट, यानी कि अगर हमने ट्रांजेक्शन करना है और पेमेंट के रूप में इसको लेना है तो हम मना नहीं कर पाएंगे। मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है और अभी भी कह रही हूँ कि उस करेंसी को हम क्या कहेंगे? लीगल टेंडर मनी कहेंगे। लीगल टेंडर मनी यानी कि जो लीगली आपके पास में एक्सेप्टेबल है, आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होगी? आपकी लीगल टेंडर मनी होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय चीप मनी? चीप मनी आपके पास में क्या होता है? अब देखिए, चीप का मतलब होता है सस्ता, ऑब्वियसली, ठीक है। अब मनी आपके पास में क्या है? चीप मनी वो मनी होगी जो आपके पास में कम ब्याज दर पर उपलब्ध, ठीक है, यानी कि कम ब्याज दर पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी मिल रही है, ठीक है ना। अब देखो, हम क्या करते हैं ना, बैंक से हम लोन लेते हैं, तो बैंक हमको अगर ये बोलेगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, हम आपको लोन तो दे देंगे, मान लो 1 लाख रुपए का हमने लोन लेना है, ठीक है। अब बैंक हमको बोल रहा है कि आपको 1 लाख रुपए के बदले में हमको 20,000 रुपए तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो क्या है? आपकी चीप थोड़े ना, वो तो आपके पास में, हम कहेंगे आपके पास में महंगी मनी है, ठीक है ना, चीप मनी तो नहीं है ना। लेकिन अगर बैंक बोलता है कि कोई बात नहीं, आप ले लीजिए 1 लाख रुपए और इसके बदले में हमें 2,000 रुपए क्या देना? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी चीप मनी होगी जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। इट मीन्स लोन्स अवेलेबल एट लो इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड चीप मनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी मानी जाती है? जस्ट अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो आपके पास इकोनॉमी में, हम कह सकते हैं, जिनकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई आपके पास में कम होती है, लोग बहुत मांग करते हैं इन मुद्राओं की। तो मैंने जस्ट वहां पे भी आपको बताया था कि जो विकसित देश होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास में यूएस डॉलर वगैरह है, इनकी जो मांग होती है वो ज्यादा होती है और आपके पास में इनकी जो सप्लाई होती है वो कम होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका हार्ड करेंसी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है, या फिर व्हाट इज द लीगल टेंडर करेंसी ऑफ इंडिया? आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि रुपया आपके पास में क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा है भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा मैं साइज इसका रिड्यूस कर देती हूँ क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देखना पड़ता है, इस वजह से आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को देखना। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है, ठीक है। क्या आपके पास में ये सही है?
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपका वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिला वहीं पे आपकी मुद्रा शिफ्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। मांग का मतलब है डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई आपकी कम है, क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। जस्ट अभी अभी समझाया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई अगर कम है, तो वो आपकी हार्ड करेंसी कहलाएगी। अब तीसरा आपके पास में क्या है? वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति से कम होती है। मांग कम है यानी कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, हार्ड करेंसी कहलाती है? नहीं, ये आपके पास में सॉफ्ट करेंसी कहलाएगी। ये आपका गलत है, ठीक है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जब हार्ड करेंसी हमने ऊपर पढ़ लिया है तो नीचे वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग से अधिक होती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। यानी कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड आपके पास में कम है इकोनॉमी में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सॉफ्ट करेंसी कहलाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। इट मींस 1, 2 एंड 4 आपका सही हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 1, 2 एंड 4। बाकी आपके पास में तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इट मीन्स आपका फर्स्ट भी गलत है, सी भी गलत है एंड डी भी आपका गलत है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है, ठीक है। आई जस्ट होप आप सभी कोई चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये विजिबल ना हुआ हो ठीक से तो अपने वीडियो का जो रेजोल्यूशन होता है उसको इंक्रीज कर दीजिएगा, तो ये वीडियो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगी, ठीक है। चलिए, बाकी के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा लागू करना क्या कहलाता है? यानी कि पुरानी मुद्रा को खत्म कर दिया, ठीक है, लीगल टेंडर से बाहर कर दिया, अब नई मुद्रा को लाया गया, तो उसको क्या कहा जाएगा आपके पास में? डीवैल्यूएशन कहलाएगा, डिमोनेटाइजेशन कहलाएगा, करेंसी कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, या फिर आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा? आप सभी को मालूम होगा कि आपका डीमोनेटाइजेशन अभी रिसेंटली ही आपके पास में कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें आपके 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उनको बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि आपके पास में भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। तो उसका वो गतिविधि जिसमें आपकी पुरानी मुद्रा को खत्म करके नई मुद्रा को लाया जाता है उसको हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और रिसेंटली आपका 8 नवंबर 2016 को अभी लास्ट टाइम हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रपोज द लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इकोनॉमिक्स की है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जेबी से का नाम, ठीक है। जेबी से का नाम आपने पढ़ा होगा और इसमें हम पढ़ते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है। अर्थशास्त्र के जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी को पता होगा कि सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या होता है, जो बताता है आपके पास सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपके पास में? इसका मतलब है कि मुद्रा अपनी सॉरी आपकी जो सप्लाई है, पूर्ति अपनी मांग को खुद बनाती है, पूर्ति अपनी मांग को खुद बनाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। कंप्लीट हम कहेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं वहां पे कंप्लीट क्लासिकल इकोनॉमिक्स का सार है ये, ठीक है। क्यों? देखिए, इसको मैं समझा दूं आपका कि पूर्ति अपनी मांग को खुद बनाती है कैसे। अब देखो ना, ये बताता है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे हमारे उन्होंने बताया था कि सप्लाई आपका मेन होता है, डिमांड का कोई रोल नहीं होता इकोनॉमी में, डिमांड तो अपने आप बन जाती है, ठीक है। ये कहना है इस स्टेटमेंट का। अब ऐसा क्यों उन्होंने कहा? उनका कहना था कि मान लो इकोनॉमी में दो उद्योग है, ठीक है, दो उद्योग है, एक फर्म ये है और एक फर्म आपकी ये है, ठीक है। ए फर्म है और बी फर्म है। ए फर्म में बनाया जा रहा है कपड़ा, ठीक है, कपड़े बनाए जा रहे हैं, और बी फर्म में बनाए जा रहे हैं शूज, ठीक है, बी फर्म में बनाए जा रहे हैं शूज। अब ये क्या बोलेंगे कि जब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या कहती है कि जब आपके एक फर्म में, ए फर्म में कपड़े बनाए जाते हैं और दूसरे फर्म में जूते बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो लोग काम करेंगे ना उनकी इनकम बढ़ेगी, और यहाँ पे जो काम करेंगे उनकी भी इनकम बढ़ेगी। अब सप्लाई बढ़ी तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ी। सप्लाई किसकी बढ़ी? यहाँ पे कपड़ों की बढ़ी और यहाँ पे शूज की बढ़ी। तो इट मीन्स यहाँ पे काम करने वाले लोगों की आपकी क्या होगी? इनकम भी बढ़ जाएगी। अब क्या है, कपड़े बनाने वाले जो लोग हैं, जो लोग कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो जूतों की डिमांड करेंगे कहाँ से?
इस बी वाले से, और आपके पास में जो लोग शूज वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं, कहाँ से, इस ए वाली फर्म से। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कपड़ा बना और जूता बना, कपड़े और जूते बनने से यानी कि सप्लाई होने से लोगों ने डिमांड अपने आप कर दी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट की डिमांड कर दी। क्यों, अब ये डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि आपके पास में कपड़े और शूज जो है पहले से बनाए गए। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी सिद्ध हो गई कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पहले इकोनॉमी में सप्लाई आएगी, उसके बाद लोगों की इनकम अपने आप बढ़ेगी, उसके बाद में लोग जो है एक दूसरे की डिमांड को, एक दूसरे की वस्तुओं की डिमांड को अपने आप इंक्रीज कर देंगे। ये है आपके पास सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा क्लासिकल में सेल्स लॉ ऑफ मार्केट हमारा मेन रोल प्ले करता है, और क्लासिकल्स जो है हमारी सप्लाई साइड्स को ज्यादा महत्व देते हैं, और उन्होंने डिमांड को इग्नोर किया था। डिमांड को एक्सेप्ट किसने किया था, आगे जब हमारे जेएम केन्स आए उन्होंने बताया कि डिमांड का भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। जब 1936 में उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक पब्लिश की थी, तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि सप्लाई के साथ साथ में डिमांड का होना भी इकोनॉमी में बहुत आवश्यक है। इसको हम किसी और लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल अभी अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये क्वेश्चन है आपका, मुद्रा संकुचन का मुख्य कारण क्या होता है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ करेंसी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास में मुद्रा संकुचन का मेन कॉज क्या होता है। अगर मैं डायरेक्टली आपके पास में स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूँ तो मुद्रा संकुचन आपके पास में तब होता है ना, जब बाजार में मुद्रा की उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है, और जबकि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनी रहती है। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मुद्रा आपके पास में कम हो जाएगी इकोनॉमी में, और वस्तुएं और सेवाएं आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास में क्या है, मांग में गिरावट आ जाती है, और इसमें आपके पास में कीमतें कम हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जब इकोनॉमी में मनी ही नहीं रहेगी, ठीक है, अब आपके पास में पैसा ही नहीं होगा, मनी ही नहीं होगा, तो डिमांड भी ऑब्वियसली आप कम करेंगे। जब आपके पास में कम पैसा है तो कम ही मांग करेंगे ना आप वस्तुओं की, तो इसका मतलब यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, और वस्तुओं की जब मांग कम होती है तो आपको पता है अब मांगेगी नहीं, मतलब कि डिमांड नहीं होगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, मुद्रा संकुचन का मुख्य क्या कारण होता है, आपका वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की कमी होना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की कमी होना हमारे पास में मुद्रा का हम कह सकते हैं आपका संकुचन होता है। ठीक है, मुद्रा का संकुचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में सहायक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप सभी के पास में मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझाया था, और वहां पे कंप्लीटली मैंने मेजर्स आपको बताए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के द्वारा किस किस तरीके से आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया जाता है, या फिर बाकी की जितनी भी चीजें हैं कैसे वहां पे चेंज लाया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पढ़ा था, जो डायरेक्ट मेजर्स में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद में हमने कैश रिजर्व रेशो सीआरआर हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। बैंक रेट है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों के तीनों जो मेजर है ना, ये हमारी क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी कि आपके पास में हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव का मतलब मैंने आपको समझाया था वहां पे, हिंदी में कहेंगे हम इसको क्वांटिटेटिव को संख्यात्मक उपाय कहेंगे। ठीक है, संख्यात्मक उपाय है जिसमें कि मनी की सप्लाई को चेंज किया जाता है डायरेक्टली, डायरेक्ट मेजर भी इनको कहते हैं हम मनी सप्लाई के। ठीक है, लेकिन मार्जिन या आवश्यकता में परिवर्तन, इसको मैंने बोला था चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ये आपके पास में मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं, इसका मतलब डायरेक्टली ये मनी की सप्लाई को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो आपके पास में किससे, क्वांटिटेटिव मेजर से, क्वांटिटेटिव मेजर से आपके संबंधित है, और ये आपका किससे संबंधित है, क्वालिटेटिव मेजर से या फिर गुणात्मक उपाय से संबंधित है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं क्या कहलाती है, व्हाट इज द कंडीशन वेयर करेंसी वैल्यू फॉल्स एंड प्राइसेस राइज। ठीक है, सिंपल सी बात आपके पास में क्या है, करेंसी की वैल्यू कम हो गई है और प्राइस आपके बढ़ गई है, तो इसका मतलब वो आपका मुद्रास्फीति कहलाएगी, इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है आपका कि करेंसी की जो वैल्यू होगी, मतलब कि मान लो एक प्रोडक्ट है वो आज हमको 10 रुपए का मिलता है, ठीक है, 10 रुपए का मिलता है, कल वो प्रोडक्ट हमको कितने का मिल रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, अब 20 रुपए का मिल रहा है, इसका मतलब करेंसी की जो वैल्यू थी वो कम हो गई ना, वैल्यू मतलब पहले आपके पास में
10 रुपया वो काम कर जाता था जो अब 20 रुपया कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहले करेंसी की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी, और अब आपके पास में करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अब आपके पास 10 रुपए से कोई काम नहीं बनने वाला, अब आपको 20 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे करेंसी की वैल्यू जो है वो तो कम हो गई, लेकिन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि आपके पास कीमतें इंक्रीज हो गई, प्राइस आपके राइज हो गए और वैल्यू आपकी कम हो गई। यही सिस्टम आपके पास किस में कहलाएगा, आपके इन्फ्लेशन में कहलाएगा, ठीक है। डिफ्लेशन अगर हम कहें, डिफ्लेशन इसके बिल्कुल उल्टा होता है, जहां पे आपका प्राइसेस आपके कम होते हैं और वैल्यू ऑफ मनी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। रिसेशन को हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ में होती है क्या कहलाती है? व्हाट इज द इकोनॉमिक सिचुएशन विद बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन कॉल्ड? इकोनॉमिक्स में आपने सिचुएशन पढ़ी होगी स्टैगफ्लेशन की, ठीक है। स्टैगफ्लेशन की अगर आपने सिचुएशन पढ़ी होगी बेटा, तो आपने वहां पे देखा होगा कि स्टैगफ्लेशन आपके पास में क्या सिचुएशन होती है, जहां पे इकोनॉमी में क्या होता है, आपके पास में स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन आपके पास में ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि महंगाई भी ज्यादा है और बेरोजगारी भी ज्यादा है, आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी ज्यादा है और आपके पास में इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी आपका ज्यादा है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, नॉर्मल केसेस में हम क्या देखते हैं कि अगर व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब क्या होगा, उनके पास में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं होगा तो उनकी इनकम नहीं होगी, इनकम अगर उनके पास में कम है तो इसका मतलब वस्तुओं की वो डिमांड भी कम करेंगे, ठीक है। वस्तुओं की डिमांड हम करें कम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वस्तु की प्राइसेस भी आपके कम हो जाएंगे। ऐसा होता था आम केसेस में, ठीक है, नॉर्मल केसेस में हम ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन जो स्टैगफ्लेशन है ना, स्टैगफ्लेशन इसके थोड़ा सा ऑपोजिट या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है। इसमें क्या बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका ज्यादा है, यानी कि लोगों के पास में क्या है, इनकम भी नहीं है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड, देखो लोगों की जो डिमांड है वो भी कम है, एंड फिर भी आपके पास जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन्फ्लेशन जो है फिर भी आपका बढ़ रहा है, वो आपकी केस कहलाएगा, आपका स्टैगफ्लेशन का केस कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा रहती है आपके पास में, यानी कि रिसेशन भी आपके पास में ज्यादा रहेगा, एंड आपके पास में इन्फ्लेशन भी आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुद्रास्फीति के दौरान बाजार में वस्तुएं कैसी हो जाती है? ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, मुद्रास्फीति है यानी कि करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और करेंसी की जो प्राइस, कम्युनिटी के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे वस्तु आपकी महंगी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आपके ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महंगी हो जाएगी वस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब देखिए सिंपल सी बात, अभी जस्ट हमने बताया मुद्रास्फीति कहा जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जब सरकार घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मुद्रा छापती है और यह रणनीति विफल हो जाती है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट प्रिंट्स एक्स्ट्रा करेंसी टू कवर फिस्कल डेफिसिट एंड इट फेल्स, व्हाट सिचुएशन अराइजेस? कि आपने ज्यादा करेंसी को छाप दिया लेकिन अब क्या हुआ आपके पास में, ये सिचुएशन आपकी काम नहीं आई, ठीक है। मतलब कि आपके पास में आपने सोचा था कि करेंसी हम ज्यादा छापेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका डेफिसिट कम हो जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, अब आपके पास इस सिचुएशन में हम कहेंगे मुद्रास्फीति होगी, ठीक है। मुद्रास्फीति होगी, क्यों? क्योंकि अब देखो करेंसी ज्यादा आएगी इकोनॉमी में तो मतलब लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा लोगों के पास, तो इसका मतलब लोग अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे, डिमांड इकोनॉमी में बढ़ गई, लोग ज्यादा वस्तुओं की मांग करने लग गए, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में प्राइसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इकोनॉमिक्स को या फिर इकोनॉमी को आप स्टडी करते हैं, डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस आपके इंक्रीज होते हैं, डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइसेस आपके डिक्रीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग जो है वस्तुओं की मांग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कीमतें आपकी कम हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, सेल लगती है वस्तुओं की, ठीक है, कपड़ों की सेल लगती है, तो कपड़ों की सेल क्यों लगाई जाती है, क्योंकि उन कपड़ों की मांग नहीं होती इकोनॉमी में, ठीक है। मांग नहीं होती, अब जो दुकानदार है वो सोचते हैं कि भाई स्टॉक तो ऐसे ही पड़ा है, इसलिए हम एक काम करते हैं, स्टॉक को खत्म करने के लिए इन वस्तुओं का प्राइस कम कर देते हैं। अब प्राइस कम हो जाता है, जो वस्तु पहले 1000 रुपए की थी अगर वो आपकी 200 की हो गई तो लोग उसकी डिमांड कर देंगे, ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु को खरीदना स्टार्ट कर देंगे और जो दुकानदार है उसका स्टॉक बिक जाएगा। तो वो आपके पास में क्या केस कहलाएगा, आपके पास में सेल का केस, या फिर आपके हम कह सकते हैं कि
मनी के ज्यादा होने के कारण आपके पास में क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, और डिमांड ज्यादा होने के कारण आपके पास में प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि किस वर्ग को होती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में भी एक बार यही क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा गया था। तो विच ग्रुप सफर्स द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, कि आपके पास में किसको मुद्रास्फीति से हानि होगी। थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा। अब देखिए ना, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ जो आंसर आएगा आपके पास में, इसका आंसर होगा सेकंड, क्रेडिटर, लेनदार। ठीक है, लेनदार का मतलब है कि जिसने पहले आपके पास में क्या हुआ, हम कह सकते हैं लोन किसी को दिया। मान लो मैं हूं, मैंने क्या किया, लोन दिया किसी को, कितने का, 500 रुपए का। ठीक है, अभी मैं किसी को 500 रुपए देती हूँ आज की डेट में। ठीक है, आज की डेट में मैंने किसी को 500 रुपए दिए, उसने उस 500 से क्या कर दिया, जूते खरीदे। ठीक है, शूज खरीद लिए, और मैंने उसको बोला कि आपको जो है ना मुझे 1 साल बाद 500 के बदले में कुछ भी हम कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने बोल दिया उसको कि 550 रुपए देने हैं। ठीक है, 550 रुपए देने हैं, जहां पे 50 रुपए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है हम दे देंगे। अब 1 साल के बाद जब उसको मुझे वो 500 रुपए वापस करने हैं, ठीक है, अब क्या हो गया, उस वक्त इन्फ्लेशन हो गया। ये देखिए मुद्रास्फीति कहा गया है ना, उस वक्त इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस आपके वस्तुओं के इंक्रीज हो गए और वैल्यू ऑफ मनी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब उसने 550 रुपए मुझको वापस दिए, 50 रुपए तो आप साइड में ही रख दीजिए, 50 रुपए का तो कोई खास लोन है नहीं वैसे भी, आपके पास में 500 रुपए की जो एक्चुअल अमाउंट मैंने उसको दिया था, पहले उसने 500 रुपए से अपने लिए जूते खरीद लिए। लेकिन अब क्या हो गया, मुद्रास्फीति आ गई, यानी कि उन 500 जो जूते हैं ना, अगर हम जूते की ही बात करें तो उन जूतों का, या फिर हम कह सकते हैं उन शूज का प्राइस अब आपके पास इंक्रीज हो गया। अब जब मैं उनसे पैसे वापस ले रही हूँ अपने 500 रुपए, अब तक के लिए वो जो शूज है वो हो गए हैं 800 रुपए के। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो क्रेडिटर थी, मैंने जो पैसा दिया था उसको देने से मुझे नुकसान हो गया ना, ऑब्वियसली नुकसान हो गया ना। क्यों, क्योंकि अब आपके पास में मुद्रास्फीति आ गई है, करेंसी के जो वैल्यू है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है मनी की, वो अब कम हो गई है। अगर तो वैल्यू आपके पास में बढ़ जाती, ठीक है, अगर तो आपके पास में वैल्यू बढ़ जाती इकोनॉमी में इस उस करेंसी की, तब तो मुझको फायदा होना था। ठीक है, जो देने वाला है यानी कि क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर जो है तब तो उसको फायदा होना था। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या हुआ कि जो करेंसी की वैल्यू पहले ज्यादा थी, अब वो करेंसी की वैल्यू हमारे पास में कम हो गई। तो इसका मतलब मेरा उसको पैसे देना ना देना, उससे कोई मुझको खास फायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट नुकसान उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे उल्टा पूछा गया होता कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि किस वर्ग को होगी, अगर लाभ पूछा जाए तो लाभ किसको होगा, लाभ तो इस बंदे को हो गया ना जिसको मैंने 500 रुपए दिए थे, क्योंकि उसने तो ऑब्वियसली जूते खरीद लिए, तो उसको तो एंजॉय हो गया ना उसका। तो अगर नहीं देती मैं उस टाइम, अब क्या होता उसके पास में, अगर आज दिए जाते पैसे, तो इट मीन अब वो जूते जो आपके 500 रुपए में पहले खरीदे गए, अब वो 800 के हो गए थे। तो इसका मतलब मेरे 500 देने से उसको फायदा हो गया। ठीक है, डेब्टर को फायदा हो गया। ये आपका सेकंड केस है। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि किस वर्ग को होगी। तो आपकी जो क्रेडिटर वर्ग होगी, जिसने आपके पास में पैसा दिया था पहले। ठीक है, अभी इसको लेनदार क्यों लिखा गया है, क्योंकि अब तो मैंने उस पैसे को वापस लेना है ना, अपने पैसे को, तो इसी वजह से यहाँ क्रेडिटर लिखा गया। ठीक है, क्रेडिटर को आपके पास में नुकसान होगा मुद्रास्फीति से, और डेबिटर को आपके पास में फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल यहीं पे आपका क्वेश्चन आ गया है। यहाँ देखिए, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होगा, यानी कि फायदा किसको होगा मुद्रास्फीति से। अब देखिए, सेवक जो सेविंग कर रहा है, लेंडर या फिर जिसने ऋण दिया है उसको, पेंशनर या बोरोवर्स। अब ऑब्वियसली आपके पास में मैंने जस्ट अभी बताया कि जिसने लोन लिया उसको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि उसने लोन लिया था मुझसे 500 रुपए का, और 500 रुपए के शूज खरीद लिए, तो इसका मतलब उसको बेनिफिट हो गया। ठीक है, बोरोवर्स को ही आप क्या कहेंगे, आपका डेबिटर कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। जब उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, मैंने आपको जस्ट ऊपर ही अभी समझाया था कि बेरोजगारी भी ज्यादा है, मुद्रास्फीति भी ज्यादा है, तो वो कंडीशन हमारी स्टैगफ्लेशन की कंडीशन कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन से उपाय सहायक होते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति को विच मेजर हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। अब देखिए, बचत का बजट, इसमें कहा गया है आपके पास में बैलेंस्ड बजट आपके पास में होगा। ठीक है, बैलेंस बजट आपके पास में होगा। एंड उसके बाद में आपके पास में है इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आपके इंक्रीज हो जाए। डायरेक्ट टैक्सेस अगर आप लोगों को पता हो, तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ऐसे टैक्स
जो कि आपके पास में जिसका भार उसी व्यक्ति पे पड़ता है जिस पे टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स, हम इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़ता है, यानी कि जिस व्यक्ति पे कर लगाया गया उसी व्यक्ति ने चुकाया, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है, मान लो मेरी इनकम बढ़ती है तो टैक्स मुझको ही देना पड़ेगा, मेरा पड़ोसी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन एक साइड में होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपका जीएसटी। जीएसटी लगाया गया था किसी और पे, यानी कि प्रोड्यूसर पे लगाया गया, लेकिन जो आपके पास में एक्चुअल फाइनल बर्डन पड़ा, यानी कि जो इंसिडेंस पड़ा, वो फाइनल बर्डन किस पे पड़ा, उपभोक्ताओं पे, यानी कि कंज्यूमर पे, ठीक है, कंज्यूमर पे। अब हम क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं बाजार में जाके, आप सभी को पता है। तो वहां पे हमको क्या बोला जाता है कि भाई ये जो वस्तु है ना, इसका प्राइस है 800 रुपए। हम बोलेंगे कि भैया इतना महंगा क्यों है, तो वो सामने वाला दुकानदार क्या बोलता है, ऑब्वियसली आपने सुना होगा, कभी ना कभी तो डेफिनेटली सुना होगा कि इसमें भाई इतना परसेंट, 4% तो हमारा जीएसटी ही कट रहा है। तो इसका मतलब वो जीएसटी क्या था, एक्चुअली में तो प्रोड्यूसर पे लगाया गया था, लेकिन उसने उसका जो बर्डन है, जीएसटी का जो बर्डन है, वो सारी की सारी कंज्यूमर्स पे डाल दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है ये। अब देखिए, अगर मुद्रास्फीति को कम करना है, यानी कि आपके पास में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स अगर इंक्रीज होंगे तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों के पास में ज्यादा पैसा है, ठीक है, उन लोगों का पैसा थोड़ा सा कम हो जाएगा, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब पैसा कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड उनकी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में प्राइसेस आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास में मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या है, सरकारी व्यय में कटौती। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जो खर्च करती है, उससे क्या होता है आपके पास में इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है। मतलब कि आपके पास में क्या होता है, रोड्स बनते हैं, सड़कें बनती है, आपकी हॉस्पिटल्स बनते हैं, और यहाँ पे क्या है, लोगों को रोजगार दिया जाता है। रोजगार जब लोगों को मिलेगा तो रोजगार के मिलने से उनकी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों को ऑब्वियसली, आपको पता है ना कि उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी। इसलिए क्या करना है कि अगर ऑलरेडी मुद्रास्फीति है, ऑलरेडी इकोनॉमी में प्राइसेस ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, उनको कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, एंड डिमांड कम होगी तो आपके पास में प्राइसेस, यानी कि मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें आपकी सही है। इसलिए ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आपके पास में बैलेंस्ड बजट सही होता है। इंक्रीज इन बैलेंस्ड, आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि बचत का बजट, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, सरप्लस बजट होना चाहिए था, ठीक है। सरप्लस बजट यहाँ पे आपका होना चाहिए था। बैलेंस्ड यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हम कह नहीं सकते, सिंपली हम क्या ये कहेंगे आपका कि अगर सरप्लस बजट होता है ना इकोनॉमी में, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है और आपके पास में एक्सपेंडिचर है वो कम है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की आय ज्यादा है और खर्चे कम है। अब खर्चे गवर्नमेंट के कम होंगे तो इसका मतलब ये नीचे वाला केस होगा, ये सी वाला, कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका अपने आप ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों को डिटेल में ये चीज देखनी है, समझनी है, तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें कि बजट वाला सिस्टम मैंने आपको कंप्लीटली समझाया था। वहां पे चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपके पास में सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, या फिर आपके पास में बैलेंस बजट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है आपकी। अगर मैं आप सभी को बताऊं तो भारत में जब मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखनी है आपने ये बात। आगे हम बात करते हैं आपके पास में 28th क्वेश्चन की, कि भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है। 28th क्वेश्चन है, जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है कि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर मानी जाती है जब, यानी कि मुद्रास्फीति की आपकी शून्य दर कब मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए,
आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं। हर सप्ताह मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, हर सप्ताह मुद्रास्फीति की दर घटती रहे, कभी बढ़े कभी घटे, हर सप्ताह मुद्रास्फीति दर स्थिर रहे। नहीं, यहाँ पे शून्य जब बोला गया है तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा कि हर सप्ताह मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर होगी वो आपकी शून्य होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है आपके। एंड देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू परमानेंटली कंट्रोल इन्फ्लेशन? परमानेंटली हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसके लिए क्या आपके पास में सबसे बेस्ट तरीका रहेगा? अब देखिए, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि अगर इकोनॉमी में मुद्रा की सप्लाई, आपके पास में मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित होगी, ठीक है, लिमिटेड होगी, कम होगी, तो इसका मतलब मुद्रास्फीति नहीं होगी। मुद्रास्फीति कब होती है? जब लोगों की डिमांड बढ़ती है। और लोगों की डिमांड कब बढ़ती है? लोगों के पास जब मनी ज्यादा होती है, ठीक है, मनी लोगों के पास में ज्यादा होगा, मनी आपके पास में इंक्रीज होगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी लोगों की तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस का बढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे और बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन से आपके हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप सभी को ये चीजें समझ में भी आ गई होगी। चीजें समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी होती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई? आप सभी को बता दूं, M1, M2, M3 एंड M4 भारत में मुद्रा को हम अगर मापेंगे तो उसके लिए हमारे पास में इन मेजर्स को, इनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति के घटक इनको हिंदी में कहा जाता है। तो इनमें ना क्या होता है, हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ये M1 है और M2 है, इनको हम बोलते हैं नैरो मनी। ठीक है, नैरो मनी, ध्यान रखिएगा, नैरो मनी। ठीक है, और इसको कहा जाता है आपका ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। जो आपके पहले वाले मेजर्स है ना, इसमें मुद्रा, ऐसी मुद्रा आएगी जो आपकी इजीली अवेलेबल होती है। इजीली अवेलेबल मतलब जैसे कि कैश हो गया आपके पास, ठीक है, कैश का मतलब है अगर आपके पास, आपने कोई वस्तु को खरीदना है, तुरंत आप जाके दुकान में जाके पैसा दीजिए, नोट दीजिए एक, और सीधा आपको आपकी जो कमोडिटी है वो मिल जाएगी। इसका मतलब जो इजीली लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल पैसा है, जो लिक्विड फॉर्म में इजीली अवेलेबल मनी होती है, वो आपकी M1 में आती है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं ना, M2, M3, M4 पे आपकी जो लिक्विडिटी है वो कम होती जाती है। लिक्विडिटी के कम होने का मतलब क्या होता है आपके पास में, कि मनी का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मिलना इन द सेंस, अब देखो एक साइड को मैं आपको कैश की बात करती हूँ, ठीक है, कैश है, और एक साइड में हम बात करते हैं एफडी की, एफडी की। ठीक है, एफडी बनाते हैं ना, एफडी मतलब फिक्स टर्म डिपॉजिट हम बनाते हैं, या आरडी बनाते हैं, जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। अब अगर आपके पास में मान लो अभी आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई, आपने कोई वस्तु खरीदनी है दुकान में जाके, तो अब आप वहां ये थोड़े ना बोलेंगे कि भाई मैं 1 मिनट में एफडी लेकर आता हूँ, एफडी तोड़वा के आता हूँ, उसके बाद आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब वहां तो आपको कैश काम आएगा ना। तो इसका मतलब जो कैश है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सबसे लिक्विड मनी है। लेकिन एफडी वगैरह जो होती है वो आपकी थोड़ा सा मतलब कि एडवांस लेवल की बातें हैं, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती। इसके लिए फॉर्मेलिटीज होती है आपके पास, अगर आपको यहाँ से पैसा निकलवाना है तो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी होती है, तो इसका मतलब M1 आपकी सबसे तरल होगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तरलता आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, M1, M2 को बोलते हैं नैरो मनी, और M3 को कहा जाता है, M4 को कहा जाता है, दोनों को आपका ब्रॉड मनी। ठीक है, अब M1, M2, M3, M4 क्या होता है आपके पास में, इसके बारे में कंप्लीटली एक किसी और लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगर आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर दूंगी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मुद्रा पूर्ति का वह संघटक जिसे विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, विच कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज ब्रॉड मनी। जस्ट अभी अभी आपको बताया था कि M3 आपका ब्रॉड मनी कहलाएगा। ठीक है, M3 आपके पास में ब्रॉड मनी कहलाएगा, इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति की माप
M3 में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता है। अब आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीजें हमको एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी कि M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है एंड M4 में क्या आता है। मैं डायरेक्टली आपको लिख रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जब हम M1 की बात करते हैं तो वहां हमारे पास आता है करेंसी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आप इसको नोट्स बना दीजिएगा और कंप्लीटली आप लिख सकते हैं। करेंसी आएगा प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आएगा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जैसे हम सेविंग डिपॉजिट वगैरह बैंक में खाते खुलवाते हैं ना, सेविंग डिपॉजिट, या फिर आपका आपके पास में हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो वाले जो अकाउंट्स होंगे वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स में आएंगे। ठीक है, इट मींस करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, के आरबीआई के पास में जो भी आपके पास में डिपॉजिट होंगे वो भी आपके M1 में आएंगे। अब देखो, डिमांड डिपॉजिट भी आपकी क्या है, लिक्विड मनी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपको पता है क्या हो गया है कि अगर हमने मान लीजिए एक दुकान से कोई चीज लेनी है तो हमको कैश नहीं देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम सीधा जीपे ओपन कर देंगे और सीधा का सीधा बैंक ट्रांसफर, हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे, या फिर यूपीआई के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कैश की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास में कैशलेस इकोनॉमी वाला सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो इट मीन यहाँ पे M1 में आएगा C प्लस डी प्लस OD, और M2 में क्या आएगा, M2 में आएगा M1 प्लस, देखिए M2 में क्या है, M1 तो आएगा ही आएगा, साथ में आएगा सेविंग डिपॉजिट विद, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, सेविंग बैंक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस में जो हमने सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं वहां पे जो पैसा रखा गया है वो आएगा हमारा M2 के अंदर। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिएगा, बैंक में जो हमने पैसा रखा था डिमांड डिपॉजिट, वो आया M1 के अंदर। क्यों? क्योंकि बैंक वाला जो पैसा है ना इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब हमारे पास में एटीएम की सुविधा है, यूपीआई की सुविधा है, एकदम से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो पैसा होता है उसको निकालने में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती है, इसलिए ये थोड़ा कम लिक्विड माना जाता है एज कंपेरिजन टू बैंक वाले क्रेडिट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास में M3 है। M3 में क्या आएगा आपके पास में, M3 हमारा ब्रॉड मनी कहलाता है, और M3 में हमारे पास में आता है M1, ठीक है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, टीडी हम लिख सकते हैं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, टीडी हम लिख सकते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पैसा जो हमने किसी फिक्स टाइम के लिए बैंक में जमा रखा है। जैसे हम एफडी बनाते हैं ना कि 5 साल की एफडी बना दीजिए या 10 साल की एफडी बना दीजिए, या फिर आरडी हम बनाते हैं, आरडी जैसे 5 साल की आरडी हो गई तो उसमें क्या है आपका पर देखो, एफडी और आरडी में डिफरेंस क्या होता है, एफडी में हमको पैसा एक साथ में देना पड़ता है, 5 लाख दिए तो सीधा हमने एक साथ में दे दिए, और आरडी में क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि भाई 5-5 हज़ार रुपए हम महीने महीने का देते रहेंगे, लेकिन बनाना हमने 5 साल के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास में किस में आएगा, M3 के अंदर आएगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं M4 की, तो इसमें क्या आता है आपका, M3 आता है, M3 सॉरी, M3 आएगा प्लस M3 के साथ साथ में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में, ठीक है, सेविंग बैंक्स में जितना भी पैसा रखा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के जितने भी टोटल डिपॉजिट है वो आपके पास में यहां आएंगे, एक्सक्लूडिंग एनएससी, एक्सक्लूडिंग एनएससी, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़कर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जितना भी आपका पैसा रखा जाएगा, जो भी डिपॉजिट्स रखे गए होंगे वो आपके किस में आएंगे, M4 में आएंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये आपके पास में कंप्लीट स्कैनेरियो किसका है, आपके M1, M2 और M3 और M4 का है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन पूछ रहा है मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जनता के पास पैसा, करेंसी तो आएगा आपके पास क्योंकि M1 आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, या फिर अब देखिए यहाँ पे अगर मैं M3 में आपको ले चलूँ ना, तो पोस्ट ऑफिस वाली बात मैंने यहाँ पे नहीं की थी M3 के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में जो ये ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो आपके पास में गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चलिए ठीक से देखिएगा, बैंकों की मांग जमा आएगी, बैंकों की सावधि जमा टाइम डिपॉजिट डेफिनेटली आएंगे, एंड ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा मतलब पूछा भी यही गया है ना क्वेश्चन में, क्या नहीं आएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपके पास में यहाँ पे सही हो जाएगा कि आपका डाकघरों की जितनी भी जमाएं होती है वो यहाँ पे शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, आई जस्ट होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा
ये बात कर रहा है मुद्रास्फीति मुख्यतः किस कारण से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि मुद्रास्फीति मुख्यतः किस कारण से होती है आपके पास। अब देखो, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है, डिमांड ज्यादा होगी, लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा, तब आपके पास में क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी। तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर जो होगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट के कारण लोगों के पास में मुद्रा ज्यादा है, यानी कि पैसा ज्यादा है, लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास में मुद्रास्फीति की कंडीशन आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस घटक से मुद्रा परिवर्तनीयता जुड़ी है। मुद्रा परिवर्तनीयता का मतलब है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी आपके पास में जुड़ी है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें रुपए का अवमूल्यन, देखिए जब डीवैल्यूएशन होता है ना, डीवैल्यूएशन का मतलब है कि करेंसी के वैल्यू का कम होना। ठीक है, करेंसी की वैल्यू का कम होना, तो इसका मतलब ये भी आपके पास में क्या है, मुद्रा का मूल्य परिवर्तित करती है, बिल्कुल करती है ना। डीवैल्यूएशन मतलब जब गवर्नमेंट के द्वारा करेंसी के मूल्य को कम किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि $1 बराबर है कितने, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 82 रुपीज। ठीक है, $1 बराबर है 82 रुपीज। अब डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, एक होता है डीवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन होता है जब करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट के द्वारा कम किया जाता है, और डेप्रिसिएशन होता है जब डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग और आपूर्ति के द्वारा करेंसी की वैल्यू को कम किया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अब देखिए डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर इंडिया डीवैल्यूएशन करता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि $1 अब कितना हो जाएगा, $1 के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 85 रुपीज, मान लीजिए 85 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई, वैल्यू आपकी घटी है यहाँ पे। डीवैल्यूएशन का मतलब है करेंसी की वैल्यू का घट जाना। अब देखो, जो $1 हमको पहले 82 रुपीज में मिलता था, अब उसके लिए हमको कितना करना पड़ रहा है, ₹3, यानी कि ₹3 ज्यादा देने पड़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रुपए के अवमूल्यन से क्या होता है, मुद्रा परिवर्तनीयता आती है कि मुद्रा करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इससे भी डेफिनेटली आपके पास में होगा, क्योंकि जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरी करेंसी में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुद्रा परिवर्तनीयता होगी। रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी कि फुली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, इसका मतलब ये तो पहले ही आपके पास स्टेटमेंट ही सही दी गई है, कन्वर्टेबिलिटी है, यहाँ भी कन्वर्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये तो आपके पास ऑब्वियसली सही ही होगा। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि सभी की सभी की चीजें आपकी मुद्रा परिवर्तनीयता से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सा घटक शामिल होता है। Which component is included in the foreign exchange reserve of India? अब देखिए, आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स बिल्कुल शामिल होते हैं। ठीक है, आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एंड फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी ये भी आपके पास में बिल्कुल आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि आपके विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सी चीजें आएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी की सभी चीजें यहाँ पे आपकी आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, भारतीय रुपए की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित होती है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय मुद्रा की या फिर भारतीय रुपए की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित होती है। ये जो आधिकारिक विनिमय दर है ना बेटा, ये आपकी चयनित होती है बास्केट ऑफ सिलेक्टेड फॉरेन करेंसी के थ्रू। ठीक है, आईएमएफ के अंदर हम इस चीज को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज, जब हम आईएमएफ वाला सिस्टम देखेंगे कंप्लीटली हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो विदेशी मुद्राओं के चयनित समूह के साथ आपका भारतीय मुद्रा की आधिकारिक विनिमय दर आपकी संबंधित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका 1806 में। ठीक है, 1806 एडी में आपके पास में क्या हुआ था, भारत में पहली बार कागजी मुद्रा का प्रचलन आपका चालू हुआ था, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बंगाल से। ठीक है, बंगाल से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन था, कंप्लीटली हम इसके बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां पे चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो तो ऑब्वियसली आपको आ ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा भाग किस पर खर्च होता है। भारत में जो विदेशी मुद्रा है उसका सबसे बड़ा भाग आपके पास में खर्च होता है पेट्रोलियम आयात पे। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आयात किया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा।
चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मुद्रा की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है, यानी कि व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आपका क्या होता है? ऑब्वियसली आपको पता है कि जो छिपाई गई मनी है, जो आपकी बाहर नहीं लाई गई, जिसके किसी को बताया भी नहीं गया, वो आपका क्या है? छिपाई गई मनी है, आपकी ब्लैक मनी कहलाएगी। तो ये आपके पास में है, इट इज हिडन एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो ये आपके पास में काली मुद्रा कहलाती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई जस्ट होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी हुई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।